नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। बड़े दिनों बाद हालचाल पूछ रहा हूँ। इतने दिनों में आपने पहले का रिवीजन किया होगा। आज अपने नंदिनी वाला पार्ट पूरा हो गया है। आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और प्रश्न उत्तर आपको देखना है, अच्छी तरह से याद करना है और अब तक जितना पढ़ाया उनका सबका रिवीजन करना है। तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न है। दिलीपस्य सह धर्मचारिणी आसीत। दिलीप की सहधर्मचारिणी कौन थी? तो दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। यहाँ पर लिखना है आपको ख यानी कि सुदक्षिणा। दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। कौन से दिन? 22वें दिन। कौन से दिन करती है? 22वें दिन। तो इसमें भी लिखना है ख। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं। पाठे अस्मिन् भूतेश्वर पार्श्वर्ती विशेषणम अस्ति। इस पाठ में भूतेश्वर पार्श्वर्ती विशेषण है। किसका विशेषण है? सिंहस्य, शेर का। भूतों के स्वामी के पास रहने वाला, मतलब भगवान शिव के पास रहने वाला भगवान शिव का सेवक कौन था? शेर। अस्मिन् पाठे मनुष्य देवः इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। इस पाठ में मनुष्य देव इस शब्द का प्रयोग इस शब्द में किसका प्रयोग है? मनुष्य देव यानी मनुष्य रूपी देवता। और जहाँ पर भी बीच में रूपी शब्द आ जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखितेषु रिक्त स्थानम पूर्यत। निम्नलिखित लाइनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। स्ववीर्य गुप्ता ही क्या आया था पाठ में? मनोप्रसूति। तो इसमें लिखना है आपको मनोप्रसूति। मनो की संतान अपने पराक्रम से ही सुरक्षित रहते हैं। राजा गवि स्थितम एकम अपश्यत। राजा ने गाय पर स्थित एक को देखा। किसको? इसमें लिखना शेर को देखा यानी केसरिणम। और शेर के लिए शब्द आया था वहाँ पर केसरिणम। एकम केसरिणम अपश्यत। प्रतिभाषी में तुम, मुझे तुम दिखाई देते हो। कैसे दिखाई देते हो? पाठ में आया था विचार मूढ़ः। मुझे तुम मूर्ख दिखाई देते हो। अगला है शतात किल इति उदग्रह। नाश से जो रक्षा करता है और रक्षा करने का लिए शब्द आया था त्रायत। शतात किल त्रायत इति उदग्रह। प्रजावत्सलस्य ऊपरी मुक्त हस्ते सुमन वृष्टि कृता। प्रजावत्सल के ऊपर मुक्त हाथों से फूलों की बरसात की गई। किसके द्वारा? विद्याधरै। तृतीय विभक्ति है विद्याधरै। विद्याधरों के द्वारा खुले हाथों से फूलों की बरसात की गई। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। और लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है राजा दिलीपः छायेव काम अन्वगच्छत। राजा दिलीप छाया की तरह किसका अनुसरण करने लगा? तो काम को हटा के उसकी जगह लिख देना गाम। और ये आगे का और पीछे का, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसा का ऐसा ही लिखना है। बस काम की जगह गाम लिख देना है। अगला प्रश्न है सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु का अस्ति। मतलब उत्पन्न करना, उसको बनाए रखना और उसका नाश करना, इसका कारण कौन है? तो क को हटा देना है और इसकी जगह लिखना है शिवः। पैदा करने वाला, मारने वाला और पालन पोषण करने वाला कौन है? शिव। अगला प्रश्न दिलीप आमिष पिंडम इव सिंगाय किम समर्पितवान। दिलीप ने मांस के पिंड के समान शेर के लिए किम समर्पितवान क्या सौंप दिया? तो किम को हटा के इसकी जगह लिखना है आपको स्वदेहम।
क्या सौंप दिया उसने? अपना शरीर, स्वदेहम। अगला प्रश्न, मातुः दुग्धे प्रथम अधिकार कस्य भवति? माता के दूध पर पहला अधिकार किसका होता है? पाठ में आया था, तस्य संतति, उसकी संतान का। माता के दूध पर पहला अधिकार किसका होता है? उसकी संतान का। नंदिनी प्रसादात कस्य जन्म अभवत? नंदिनी की कृपा से किसका जन्म हुआ है? तो कस्य की जगह लिखना है आपको षष्ठी विभक्ति में रघोः। किसका जन्म हुआ था? राजा रघु का। किसकी कृपा से? नंदिनी की कृपा से। निबंधात्मक प्रश्न देख लेना, अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबे लंबे प्रश्न हैं। अगर इनको आप करना चाहते हो तो देख लेना, और छोड़ना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु नामोल्लेख पूर्वम संधि कार्य। नीचे दिए गए पदों में नाम लिखते हुए और संधि करिए। तो नंदिनी प्लस अनुचर, इसका हो जाएगा नंदिन। अब ये ई की जगह पर तो हो गया यू, नंदिन ने, और इस ये में क्या मिल गया? ये अ पूरा हो गया ये नंदिने नूचर, नंदिने नूचर। और संधि कौन सी है इसमें? यण संधि। संधि के नाम की जगह लिख लेना यण संधि। अगला है भक्तया प्लस उपपन्नेषु। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, मतलब ओ हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा? भक्तयो, आ और उ मिलके ओ हो गया, और पीछे वाला पन्नेषु, भक्तयोपपन्नेषु। कौन सी संधि है अगर ओ हो रहा है तो? गुण संधि। रात्रो प्लस अपि, तो ओ आ रहा है, पीछे अ आ रहा है, मतलब ओ की जगह क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, और पीछे वाला अ इसमें मिल जाएगा। क्या होगा? सॉरी, बड़ा ओ है तो अव होगा, रात्रावपि। और रात्रावपि में ये किसमें होता है? अयादि संधि में। अगर समझ नहीं आया कैसे हुआ है तो अयादि संधि का जो वीडियो डल रहा है उसमें देख लेना किस तरह से होता है। अगला है तृप्ति प्लस एव। तो ई की जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृप्त, ये सॉरी एक मात्रा है, तृप्त ये, अरे फिर दो मात्रा लग रही है। तृप्तयेव एक मात्रा लगानी है, तृप्तयेव। और ये किसकी जगह हुआ है? इस ई की जगह। तो यहाँ पर क्या, कौन सी संधि होगी? यण संधि। प्रजा प्लस अधिप, आ और अ है, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। क्या होगा? प्रजाधीप। और प्रजाधीप में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। भूपति है प्लस असो, इस विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा। तो क्या होगा? भूपति, और विसर्ग की जगह र हो गया, और ये इसमें मिल गया र में, तो भूपति रसो। कौन सी संधि है? ऋत्व संधि या ऋत्व विसर्ग संधि। भवंती प्लस इति, यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी ई आ रहा है, दो समान वर्ण है, इस वजह से दीर्घ संधि। क्या होगा? भवंती, दोनों ई मिलके बड़ा ई हो जाएगा, भवंती ती, पीछे वाला ती मिल जाएगा। और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि।
ठीक है। अस्ति प्लस एक, ये अस्ति प्लस एक बिल्कुल उसकी तरह है, तृप्ति प्लस एव की तरह। तो क्या होगा? असत, क्योंकि इस त में से ई हटा लिया और ई की जगह क्या हो गया? ये, और इस ये पर किसकी मात्रा लग जाएगी? ए और क। अस्तेकः कौन सी संधि है? यण संधि। आवयो प्लस उभयो, आवयो प्लस उभयो इसकी तरह है, विसर्ग है, पीछे स्वर है, तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। आवयो विसर्ग की जगह र हो गया, पीछे वाले उ की मात्रा लग गई और भयो ऐसा कैसे लिख दिया? आवयोरुभयो कौन सी संधि है? रुत्व संधि। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु पदेषु संधि विच्छेदम विधेय। नीचे दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो प्राप्तिच्छया, इसमें दो शब्द देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो प्राप्ति और एक इच्छया, दोनों को अलग अलग करना है अपने को। तो प्राप्ति प्लस इच्छया। दूसरा है गुरोराज्ञा, तो यहाँ पर ये र किसका बना है? विसर्ग का बना है, अधिकतर रुत्व विसर्ग में होता है। तो क्या होगा इसका? गुरोह, र का विसर्ग हो गया, प्लस आज्ञेया, गुरोह प्लस आज्ञेया। भूपतिर अन्वगच्छत, देखिए यहाँ पर दो संधियां हो रही है, एक तो ये र की जगह हो रहा है और एक इस व की जगह हो रहा है। तो क्या होगा? भूपति, ये र का तो विसर्ग हो गया, प्लस अन्वगच्छत में क्या होगा? अनु प्लस अगच्छत। अगर संधि का नाम देखो तो यहाँ पर रुत्व संधि है और यहाँ पर यण संधि है, क्योंकि इस उ की जगह क्या हुआ है? व हुआ है। पयस्वन्ने अपि, देखिए यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए पयस्विन्ने अपि, मतलब यहाँ पर ई की मात्रा भी है, तो इसका संधि विच्छेद होगा पयस्विनी। इस ये की जगह पर ई हो गया पयस्विनी प्लस अपि। संधि कौन सी है? वही यण संधि। श्रद्धेय, श्रद्धेय देखिए एक मात्रा है और एक मात्रा जहाँ पर होती है, मैंने गुण संधि में बताया था कि एक झंडी किस पर लगती है? गुण संधि में। तो क्या होगा? श्रद्धा प्लस ईयु, संधि कौन सी? गुण संधि। दिगंत राणी, यहाँ पर क का ग हो रहा है, संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंतराणी। तो पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण किस संधि में होता है? जशत्व संधि में। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इस संधि का नाम ही कौन से वर्ण से स्टार्ट हो रहा है? तीसरे वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, और पहले में तीसरा किस में होता है? जशत्व संधि में। अगला है ताम अनुपविश्य। देखिए यहाँ पर तीन शब्द हैं, तीनों को अलग अलग करके बता देता हूं, पर संधि एक ही जगह हो रही है। ताम प्लस अनु प्लस उपविश्य। यहाँ पर समझ में आया होगा, कुछ नहीं हो रहा है, केवल इस मा में ये अ मिल गया है तो ताम बन गया पूरा। अनु में छोटे उ की मात्रा, उपविश्य में छोटे उ की मात्रा, तो यहाँ पर बड़ा उ हो रहा है, मतलब कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। न प्लस नौपेक्षणीय, एक मात्रा है, न प्लस
उपेक्षणीय, न प्लस उपेक्षणीय। संधि कौन सी है? वही अ और ओ मिलके ओ हो रहा है, और किस में होता है ये? गुण संधि में। अगर एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि। अगला है अधोलिखितेषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इसमें दो तीन तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, समास समस्त पद क्या बनेगा, मतलब समास करने के बाद क्या बनेगा, ये भी पूछा जा सकता है। समास विग्रह क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। और समास का नाम क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। एक सबसे पहला है मगधस्य राजा। मगधस्य राजा यानी मगध का राजा, इसका समस्त पद क्या बनेगा? मगधराज। मगधराज है यानी मगध का राजा। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो मतलब समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। प्रतिदिनम कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रतिदिनम, इसका समास विग्रह होगा दिनम, दिनम प्रति। और समास कौन सा है? अव्ययी भाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कई बार पूछा जा सकता है। कई बार प्रतिदिनम की जगह प्रत्येकम भी आ गया, तो आप ये देख लेना, अगर प्रति आ गया तो जो पीछे शब्द दे रखा है उसको दो बार कर देना, और जो ये प्रति है इसको आगे लिख देना। समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अगला है प्रजार्थम, यानी प्रजा के लिए। तो प्रजा के लिए को अगर अपन विभक्ति में कहना चाहें तो किस विभक्ति में कह सकते हैं? चतुर्थी विभक्ति में, संप्रदान के लिए। तो इसको चतुर्थी विभक्ति में कर देना है आपको, प्रजायै। और समास कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष। ये समास है। मृगेंद्र इव गमनम यस्य स, जिसका चलना शेर के समान हो। लक्षणों के आधार पर किसी की पहचान हो रही है, तो इस तरह से जो जहाँ पर लक्षणों के आधार पर पहचान होती है, या अपन कह सकते हैं कि कोई तृतीय पद प्रमुख हो। मतलब यहाँ पर ना तो मृगेंद्र प्रमुख है, ना गमनम यस्य स ये प्रमुख है। यहाँ पर क्या प्रमुख है? ये नाम किसके लिए आया है? मतलब वो कोई और ही है, और किसके लिए आया था? ये राजा दिलीप के लिए। ऐसी जगह पर होता है बहुव्रीहि समास। तो मृगेंद्र इव गमनम यस्य स, इसका क्या था अपने? मृगेंद्रगामी। और मृगेंद्रगामी कौन था? राजा दिलीप। समास का नाम क्या आ जाएगा इसमें? बहुव्रीहि। अष्टमूर्ति, आठ मूर्तियों वाला। यहाँ पर भी होगी वही बात है, आठ मूर्तियों वाले कौन है? भगवान शिव। तो अष्टमूर्तये यस्य स, जिसकी आठ मूर्तियां हैं। समास का नाम लिखना है केवल बहुव्रीहि। चराणाम च अचराणाम च, मतलब सजीव और निर्जीवों का। तो क्या हो जाएगा इसका? संधि कर देनी है चर और अचर में। चरा चराणाम, संधि करेंगे तो वही होगा चर और अचराणाम। यहाँ पर रा करना है। और कौन सा है? अगर दोनों पद प्रमुख है तो द्वंद्व समास। प्राणोत्सर्ग, मतलब प्राणों का बलिदान। का, के, की, रा, रे, री किस में आता है? तत्पुरुष में। इसको ज़्यादा विशिष्ट करके लिख लेना, षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पर होगा प्राणों का उत्सर्ग, यानी प्राणों का बलिदान। प्राणानाम उत्सर्ग, षष्ठी विभक्ति लगा दी अपने, प्राणानाम उत्सर्ग।
भूतानाम ईश्वरः, भूतों का स्वामी या सभी प्राणियों का स्वामी क्या होगा? भूतेश्वरः। और समास का नाम लिखेंगे तो वही है षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, अगला देखो, अधोलिखितेषु सुबंत प्रयोगेषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे दिए गए सुबंत प्रयोगों में, और सुबंत किसे कहते हैं? शब्द रूपों को। सुबंत प्रयोगों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। पद, मूल शब्द, विभक्ति और वचन। पहला है त्रिकालदर्शिनः, तो इसमें मूल शब्द होगा त्रिकालदर्शिन। त्रिकालदर्शिन। विभक्ति षष्ठी है, वचन एक वचन है। ऊपर बता देता हूं इसको। कामिन्या, इसमें मूल शब्द दे रखा है कामिनी, वचन दे रखा है एक वचन। अपने को विभक्ति लिखनी है तो इसमें विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति। इसके बाद आत्मन शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? यहां पर आ जाएगा आत्मानाम। वनाय, वन के लिए, वन शब्द है, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन, रामाई की तरह। दयिता शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? दयिताम, लता की तरह, दयिताम। व्यवहाराणाम, रामाणाम की तरह है, व्यवहाराणाम। रामाणाम कहाँ पर आता है? षष्ठी विभक्ति में। इसमें मूल शब्द हो जाएगा व्यवहार, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा रामाणाम। बहुवचन में आता है तो ये भी बहुवचन। मनसा, मनसा वाचा कर्मणा कई बार सुना होगा। मनसा में मनस शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अस्मद शब्द के रूप कैसे चलते हैं? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, इस तरह से। तो अस्मद शब्द में षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? षष्ठी विभक्ति में माम आवयो अस्माकम, तो द्विवचन में क्या बनेगा? आवयो। सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणायाम, इसमें लता की तरह रूप चलेगा। मूल शब्द तो हो जाएगा सुदक्षिणा, वचन एक वचन है, विभक्ति हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन में सुदक्षिणा का क्या बनेगा? सुदक्षिणायाम। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में निम्नलिखिता नाम भूतकालिक रूपाणाम वर्तमान कालिकम रूप लिखत। नीचे दिए गए भूतकालिक रूपों का वर्तमान कालिक रूप लिखना है। मतलब ये पास्ट टेंस में है, अपने को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे आसीत यानी था, इसका क्या होगा? अस्ति, इसका मतलब है। अभवत यानी हुआ, वर्तमान काल में भू धातु का क्या बनेगा? भवति यानी होता है। किसी भी वर्तमान कालिक धातु में या लट लकार में यदि अपन इस्मा शब्द लगा देते हैं तो वो भूतकालिक रूप बन जाता है। इसका अगर अपने को वापस वर्तमान कालिक बनाना है तो क्या करना है? ये पीछे से इस्मा हटा देना है। सोबते वैसे का वैसा ही रहेगा और इस्मा हटा देंगे तो वर्तमान कालिक रूप बन जाएगा। भवती इस्मा, होता था, तो यहाँ पर भी भवती इस्मा की जगह केवल भवती हो जाएगा और इसका रूप बन जाएगा। अलभेताम, अलभेताम का क्या बनेगा? लभेते, ये भूतकाल का रूप है और ये वर्तमान काल का रूप है। एच्छत, ये एच्छत
भूतकाल का रूप है, वर्तमान काल में क्या बनेगा इसका? इच्छति। अपश्यत, आगे अ लग गया, वर्तमान काल में बनाना है तो क्या बनेगा? पश्यति। ये लंग लकार में है, ये लट लकार में है। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय बताना है। अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्धारणम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों में आपको प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। मत्वा, इसमें है प्रकृति का मतलब धातु या मूल शब्द कौन सा है? मन धातु है और त्वा या कत्वा प्रत्यय है। मुक्तवान, इसमें मुच धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। मुच धातु कत्वतु प्रत्यय। अगला देखते हैं। उक्तवान, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि उक्त धातु नहीं है, यहाँ पर है वच धातु। वच धातु और कत्वतु प्रत्यय। जातः, जन्म लिया, इसमें है जन धातु और कत प्रत्यय। स्थितः, स्था धातु कत प्रत्यय। ये प्रत्यय मैंने आपको प्रत्ययों के लिए विशेष रूप से वीडियो बना रखे हैं, उनमें बता रखे हैं। हातुम, हा धातु और तुमुन प्रत्यय। दमनिया, दमनिया में दम धातु और अनियर प्रत्यय। धार्य, इसमें है ध्री धातु और यत प्रत्यय। इसमें अचोयत सूत्र होता है। अचोयत सूत्र से मतलब अजंत धातु के बाद चाहिए या योग्य अर्थ में यत प्रत्यय लगता है। दुग्धवा, इसमें दूह धातु है। दूह यानी दूहना, और प्रत्यय कौन सा होगा? कत्वा प्रत्यय। अनुरक्तः, इसमें अपने को उपसर्ग भी बताना है, धातु भी बतानी है और प्रत्यय भी बताना है। तो उपसर्ग हो गया इसमें अनु, धातु है रंज और प्रत्यय है कथ। निवर्ते, लौटाकर, इसमें नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और लेप प्रत्यय है। प्रत्यावर्तमाना, प्रति और आ उपसर्ग है, इससे बना है प्रत्या। फिर क्या बचा अपने पास? वर्तमाना, तो इसमें वृत्त धातु है और पीछे प्रत्यय कौन सा है? सानच, और आ की मात्रा लग रही है तो टाप। सानच और टाप प्रत्यय है, प्रति और आप स्वर्ग है और वृत्त धातु है। अवलोकयंती, अवलोकयंती, अव उपसर्ग है, लोक धातु है और क्षत्रि। अवलोकयंतः बना इससे, क्षत्रि से स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्षत्रि प्लस गिप, दो प्रत्यय है। समाप्ते, सम उपसर्ग, आप धातु और लेप प्रत्यय। अनुपविश्य, अनु उपसर्ग प्लस उप उपसर्ग। अनु और उप दो उपसर्ग हैं। इसमें है विष धातु और प्रत्यय है लेप प्रत्यय। प्रतिश्रुते, प्रति उपसर्ग है, श्रु धातु है और लेप प्रत्यय है। अधिगम्य, अधि उपसर्ग है, गम धातु है और प्रत्यय है लेप। विज्ञापिता, वी उपसर्ग, ज्ञा धातु और तारा है, इस वजह से कत प्रत्यय। आ की मात्रा भी लग रही है, इस वजह से टाप प्रत्यय। कत और टाप प्रत्यय है।
अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां शुद्धि विधेया। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। अपने को गलती उन्हीं शब्दों में देखनी है जिनके नीचे अंडरलाइन दे रखी है। राजा दिलीपः सुदक्षिणया सह नंदिन्या सेवकः अभवत्। राजा दिलीप सुदक्षिणाया सह सुदक्षिणा के साथ नंदिनी का सेवक बन गया। तो यहाँ पर सुदक्षिणाया नहीं आएगा, तृतीय विभक्ति में लिखना है अपने को, क्योंकि सह आ रहा है। स के योग में तृतीय विभक्ति आती है और तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा सुदक्षिणया, लतया की तरह सुदक्षिणया। अगला है अलम महिपाल तव श्रमस्य। अलम के योग में तृतीय विभक्ति आएगी मना करने के योग में, तो यहाँ श्रमस्य की जगह क्या हो जाएगा? श्रमेण। अलम महिपाल तव श्रमेण। अगला है राजा गुरोह प्रति दर्शित भक्ति आसीत। राजा ने गुरु के प्रति भक्ति दिखा दी थी। तो यहाँ पर देखो प्रति दे रखा है और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। ये गुरो है, गुरो में षष्ठी विभक्ति है, अपने को द्वितीय विभक्ति करनी है तो क्या करेंगे? गुरुम। राजा गुरुम प्रति दर्शित भक्ति आसीत। अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन। यहाँ पर हेतु, हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अल्पस्य हेतु, हेतु सूत्र से अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छुन, हेतु की जगह क्या आ जाएगा? हेतु। जब ये कारक पढ़ाऊंगा तो उनमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला है राजा सिंगम प्राणान दत्तवान। राजा ने शेर को प्राण दे दिए। अब देने के योग में देते किसे हैं? संप्रदान के लिए। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति। तो सिंगम की जगह चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? सिंघाय। राजा सिंघाय प्राणान दत्तवान। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु वाक्येषु कोष्टक अंकित शब्दात् प्रारभ्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्टक में अंकित शब्द से, ये कोष्टक में अंकित शब्द हैं, इस शब्द से प्रारंभ करके प्रश्न का निर्माण करना है आपको। मतलब ये शब्द आना चाहिए, इससे ही प्रश्न बनना चाहिए। तो देखो दिलीपः नंदिन्या सेवा कृतवान। दिलीप नंदिनी की सेवा करता था या करने लगा। ये तो उत्तर हो गया। अपने को बनाना है इसका प्रश्न। कश्या का मतलब क्या होता है? किसकी। तो बताओ ये कश्या कहाँ पर आएगा? नंदिन्या की जगह। तो इसमें हो जाएगा दिलीप कस्या सेवाम कृतवान। पहला प्रश्न तो ये बन गया, कस्या से पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। अगला है क यानी कौन। इसमें कैसे जमाएंगे इसको? कौन नंदिनी की सेवा करने लगा। दिलीप को हटा देंगे और इसकी जगह क नंदिन्या सेवाम कृतवान। ठीक है। बहुत सारे हैं यार। चलो अगला देखते हैं। नंदिनी एकदा हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। नंदिनी एक बार हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। अब देखिए कुत्र का मतलब होता है कहाँ। बताओ इस लाइन का प्रश्न बनाना है अपने को कहाँ से। तो इस कुत्र को कहाँ जोड़ेंगे अपन? नंदिनी एकदा हिमालय गुहायाम, इसको हटा के इसकी जगह क्या कर देंगे? कुत्र। नंदिनी एकदा कुत्र प्रविष्टवती। समझदार हो, लिख लेना कैसे करना है। इस हिमालय गुहायाम को हटा देना है और इसकी जगह आपको लिखना है कुत्र। तो ये वाला हो गया। दूसरा है का यानी कौन, और स्त्रीलिंग में आता है। इस का को कहाँ जमा सकते हैं अपन? कौन एक बार हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। तो इस नंदिनी को हटा देना है और इसकी जगह का लिखना है और पीछे का ऐसा ही उतार देना है।
का एकदा हिमालय गुहायां प्रविष्टवती। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषादि राजः मृगादि राजम अवदत्। मनुष्यों के स्वामी ने जानवरों के स्वामी या मृगों के स्वामी से कहा। अब देखना यहां पर क यानी होता है कौन और कम यानी होता है किसको। यहां पर कौन की जगह इसका अर्थ किसने भी ले सकते हैं। प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है और कर्ता में ने आता है, ये कर्ता ने। तो देखिए इस क को कहां जमाएंगे। मनुष्यों के राजा ने जानवरों के राजा को कहा, तो ये किसने जानवरों के राजा को कहा। पुरुषादि राज ने, तो पुरुषादि राज को हटा देना है और इसकी जगह क्या लिख देना है, क मृगादि राजम अवदत्। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कम, किसको, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, मनुष्यों के राजा ने किसको कहा, तो मृगादि राजम ये हटा देंगे और इसकी जगह आ जाएगा कम। पुरुषादि राजा है, फिर कम और फिर बाद में अवदत्, कम अवदत्। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राजा ऋषेः आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान। राजा ने ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके नंदिनी का दूध पी लिया। अब इस लाइन में जमाना है अपने को कस्से। कस्से यानी किसकी और कस्या यानी किसका। यहां पर ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये कस्से आता है पुल्लिंग में, मतलब इसके लिए तो अपने को पुल्लिंग शब्द हटाना है, और कस्से आता है स्त्रीलिंग में, इसके लिए अपने को स्त्रीलिंग शब्द हटाना है। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, आराम से आपके दिमाग में उत्तर भी आ गया होगा कि किसको कहाँ पे रखना है। तो देखिए सबसे पहले कस्से को देखते हैं। कस्से यानी किसकी। राजा ने किसकी आज्ञा प्राप्त करके नंदिनी का दूध पिया, तो ऋषि की जगह क्या कर देना है अपने को, कस्से। राजा कस्से आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान। राजा ने किसकी आज्ञा प्राप्त करके नंदिनी के दूध को पी लिया। ये विसर्ग मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात कस्या। कस्या यानी किसका, स्त्रीलिंग में है, तो राजा ने ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके किसका दूध पी लिया। नंदिन्या को हटा देना है और इसकी जगह लिख देना है कस्या। ठीक है, ये नंदिनी हट जाएगा। तो राजा ऋषि आज्ञाम अधिगम्य कस्या दुग्धम पीतवान। और लास्ट प्रश्न है। सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात रघो जन्म अभवत। सुदक्षिणा को नंदिनी के प्रसाद या नंदिनी की कृपा से रघु का जन्म हुआ। तो कस्या, कस्या का मतलब है किसके, और कस्य का मतलब है किसका। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग में है। अच्छा देखिए, सुदक्षिणा को नंदिनी के प्रसाद से रघु का जन्म हुआ, तो किसको नंदिनी के प्रसाद से रघु का जन्म हुआ या किसके नंदिनी की कृपा से रघु का जन्म हुआ। सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा को हटा देना है और इसकी जगह जोड़ देना है अपने को कस्या। तो क्या हो जाएगा ये, कस्या नंदिनी प्रसादात रघो जन्म अभवत। ठीक, दूसरा है कस्य यानी किसका, बताओ कहां पर आएगा। सुदक्षिणा को नंदिनी की प्रसाद से किसका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, रघु का, तो रघु को हटा देना है और इसकी जगह जोड़ देना है अपने को कस्य। क्या बनेगा, सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात कस्य जन्म अभवत। ठीक है, ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। इनको कर लेना आज शाम तक, बहुत दिन हो गए तुम्हें लिखे हुए,
इसको कंप्लीट करके और ग्रुप में काम करके डाल देना। धन्यवाद, बाय बाय।